Point number 5, division of responsibility. Point number 5, division of responsibility. Whatever responsibility should be divided equally among all the employees, and that is the job of top management. Okay, among the employees as well as various managers of this department. Now, proper division of work should always be accompanied by the division of responsibility between managers and employees. Managers और employees के बीच में जो भी वर्क है वो डिवाइड होना चाहिए. Obviously, top management सब डिसाइड करती है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सब वर्क डिवाइड होना चाहिए, और लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो सब ऑफिस स्टाफ, एम्प्लॉइज, वर्कर्स जो भी रहेंगे वो उनका काम डिवाइड करते हैं. तो काम और उसके साथ जिसके साथ काम डिवाइड हो गया, जब वो लोग काम डिवाइड करते तो रिस्पांसिबिलिटी भी डिवाइड होनी चाहिए और होती है. नाउ मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मैंने बोला कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही पूरा प्लानिंग करते हैं, और सबसे ज्यादा प्लानिंग तो टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट का बाकी कुछ काम नहीं करता है कंपनी. वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं ये सिर्फ सुपरविजन करते हैं, बाकी कुछ नहीं. जैसे कॉलेज में कभी प्रिंसिपल मैडम बराबर आके कभी लेक्चर लेती है क्या? रेयरली होता है ऐसा. इवन वीओ कॉलेज जैसे कॉलेज में भी प्रिंसिपल मैडम बराबर वहाँ आके सबको हर एक क्लास में जाके सबको पढ़ाने नहीं जाएगी, वो सिर्फ राउंड पे जाएगी बराबर, वो भी 5-6 घंटे में एक बार. तो वो लोग क्या काम करते हैं, ऐसे बैठे रहते नहीं. टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि प्लानिंग करना कि किसको क्या काम देना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किसकी अथॉरिटी क्या होगी, मतलब ये सब देखिएगा. सो मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट authorities, whereas employees are concentrated on education, also execution. तो उसका एग्जीक्यूट करना, उस काम को करने का काम एक्चुअल में कौन करता है? देखो प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल और मिडिल लेवल. और उसको एक्चुअल में काम कौन करते हैं? एम्प्लॉइज और लोअर लेवल मैनेजमेंट और ऑफिस स्टाफ, जो भी स्टाफ रहेगा वर्कर्स. सो नाउ द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सुपीरियर्स. So whatever instruction given by the superior, immediate superior, obviously, there are 3 layers management, top level management will give what you call that various kinds of orders and commands to the middle level management, middle level management will give commands and orders to the lower level management, lower level management will give commands and orders to the employees or to the staff or to the workers. So major building is done by the top and middle level management. Whereas employees are concentrating on his execution. Employee का काम है कि हम लोगों को काम पूरा करना है. Workers जो है, employee जो है, staff है, उन लोगों को काम पूरा करना है. That is their responsibility. उनकी responsibility, जिम्मेदारी है. Now the reporting is done as per the instruction given by the superior. और फिर उसका report भी देना पड़ता है. बराबर सिर्फ काम कम करके फायदा नहीं, बल्कि उसका report तुरंत immediate superior को देना चाहिए. Managers should always help, encourage and guide the employees. मैनेजर्स का काम है, ये किसका काम है? मैनेजर्स का काम है. बल्कि मैनेजर्स शुड ऑलवेज हेल्प, encourage and guide the employees. अभी एम्प्लॉइज को गाइडेंस देना, उनको हेल्प करना, उनको इंकरेजमेंट देना, बराबर ये काम किसका है? मैनेजर्स का है. ये काम किसका है? मैनेजर्स. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज को हेल्प होती, जरूरत तो रहती है मदद की, बराबर. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं कि वो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैनेजर उनको हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए. उसके बाद इंकरेजमेंट उनका उत्साह बढ़ाना, उसके बाद लास्ट उनको गाइडेंस देना. क्या देना? गाइडेंस देना कोई भी काम के बारे में. नाउ it helps for best performance of managers. Obviously the managers also functionaries. Managers are also functionaries. It is not just employees who are functionaries, but managers are also functionaries, and they should do their job. Employees will do their job. So, for the best performance of managers as well as employees, और ये ऐसा करने से क्या होगा? मैनेजर्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा और एम्प्लॉयज का भी परफॉर्मेंस क्या होगा? अच्छा. अभी लेवल 6.1 डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, अभी देखो इसमें क्या है. बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिपेंड्स ऑन स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ its employees from great experience. So what are the skills and capabilities? Experience. Experience also counts. Without experience, you cannot get skills or you cannot have that kind of capability. Very few % of your employees have that kind of exceptional skill or exceptional what we call that capability with less experience. So experience also counts here. तो skills अच्छे होने चाहिए और
चाहिए और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैनेजरियल स्किल्स हो या वर्कर्स के स्किल्स हो या ऑफिस स्टाफ के एम्प्लॉयज के स्किल्स हो, सब इंपॉर्टेंट है। नाउ टू ग्रेट एक्सटेंट capabilities is providing training and development program to the employee whenever required, whenever required very essential। तो ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नए एम्प्लॉय आते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, काम के बारे में, कंपनी के बारे में, कुछ काम के तरीके के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। सब एक वर्कर आ गया है, बराबर कंपनी में मशीनरी होती कभी देखी नहीं, उसके घर में सब मशीनरी होती है क्या? नहीं। तो ऐसे में जो भी वर्कर्स आते हैं, उनको जो भी एम्प्लॉय आते हैं, नए एम्प्लॉय आते हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उनका डेवलपमेंट होना जरूरी है, बराबर। ट्रेनिंग लेंगे तो ही डेवलपमेंट होगा, तो उनका ट्रेनिंग हमेशा होना चाहिए व्हेनेवर रिक्वायर्ड, बराबर। और सिर्फ नए लोगों को ट्रेनिंग होना चाहिए ऐसे नहीं, पुराने लोगों को भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, ऑफिस स्टाफ हो, कुछ भी हो, उनको भी ट्रेनिंग। क्यों? उनका डेवलपमेंट आगे होने के लिए, प्रमोशन चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो काम भी अच्छा होना चाहिए। और काम अच्छे होने के लिए बराबर काम के तरीके बदलने चाहिए, हम लोग वही तरीके से काम बार बार करते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको भी ट्रेनिंग देना, बराबर साल में, 2 साल में, 5 साल में, जो भी उनका ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। It ultimately affect the profitability of the organization। इससे कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होता है, अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छा काम होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, आउटपुट अच्छा होगा, नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा। Now, each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity। और हर एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए मौका, ऐसा नहीं कि कुछ ही चुने लोगों को मौका मिलना चाहिए, बल्कि सब एम्प्लॉयज को इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए सब लोग, बराबर। कि नहीं, हम लोग भी करके दिखा सकते हैं, हम लोग भी करके दिखाएंगे। एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, और उससे क्या होगा, मतलब अच्छा काम कर रहा है, अच्छा एफिशिएंसी है, उसके बाद अच्छा स्किल्स है, अच्छा आउटपुट है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, कंपनी का तो प्रॉस्पेरिटी हो गई, उसके साथ साथ उस एम्प्लॉय को भी अच्छा पगार, उसको प्रमोशन, बोनस, और भी बाकी क्या और कुछ फैसिलिटीज होगी, वो सब मिलनी चाहिए, ये उसका काम है। नाउ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अभी हम लोगों ने क्या किया, फीचर्स है जो भी है साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करते हैं हम लोगों ने, लेकिन अभी उसके लिए कौन से टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, हाँ, which kind of technique we are going to use in case of scientific management or managing any organization scientifically। Now for work study, now ये work study क्या होता है? Before assigning the work to the available workforce, proper work study should be done by the management। अभी देखो काम करते समय हम लोग देखते नहीं है, कोई भी आ गया मैं ये काम कर सकता हूँ, करता हूँ, हम लोग उसको काम पे लगा देते हैं, ऐसे देखते नहीं, बल्कि वो काम कौन से टाइप का है वो भी देखना चाहिए, वो काम कौन से टाइप का है, किस प्रकार का है, और फिर एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी क्या है, वो उसको किस तरीके से करना है, वो उससे हो सकता है कि ये सब देखना है कि दैट इज नथिंग बट वर्क स्टडी। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शन। अभी कोई भी एक मशीनरी ऑपरेट करना है, कोई भी मशीनरी चलाना है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी मशीनरी है तो वो कैसे, कौन ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट होती है, किस तरह से ऑपरेट होती है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब जानना जरूरी है, तभी हम लोग उसको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के हाथ में या स्किल्ड पर्सन को हम लोग उसको काम पे दे सकते हैं। सो वर्क स्टडी कैसे ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक स्टडी होती है, और क्रिटिकल असेसमेंट एक अच्छी तरह से उसकी जांच होती है, और वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फंक्शन, कंपनी में कौन सी एक्टिविटीज होती है, बराबर, ये सब देखिए। वर्क स्टडी बेस्ड ऑन द टेक्निक सच एज टाइम स्टडी। अभी टाइम स्टडी यानी क्या, कितना टाइम लगता है, ये बात में हम लोग पढ़ेंगे, उसका डिटेल है, बराबर, टाइम स्टडी। उसके बाद मोशन स्टडी, बॉडी का मोशन, बराबर, बॉडी का मोशन में क्या कि उस काम करते समय, जैसे कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, कोई वजन उठा रहा है, कोई गोली उठा रहा है, कुछ भी उठा रहा है, या कुछ भी काम कर रहा है इधर फैक्ट्री में, या वर्क फ्लोर बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्क फ्लोर पे, तो उसकी मोशन कैसे, मोशन में क्या, देखो उठाते समय प्रॉपर मोशन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बॉडी में भी होना चाहिए। अगर कोई वर्कर वो काम नहीं कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी कम होगा,
और उसका नुकसान, उसका खुद का तो नुकसान होगा नहीं, उसके साथ साथ कंपनी का नुकसान होगा। इमोशन से आगे उसका सब दिया है। उसके बाद मेथड स्टडी, देखो मेथड स्टडी भी दिया है एंड फटीग स्टडी, बराबर, कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सी मेथड हम लोग ला सकते हैं, ये सब टॉप मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद फटीग स्टडी, कितनी जल्दी वो थक जाते हैं, इतनी जल्दी क्यों थक जाते हैं, कोई भी वर्कर है, कोई भी स्टाफ थोड़ा सा काम किया जल्दी थक जाते हैं, घर या वजन वाला कुछ उसने उठाया जल्दी थक गए, और कोई जल्दी नहीं थकता, तो ये फटीग स्टडी बोलते हैं उसको। फटीग यानी क्या, थक जाए, थकना, ये क्यों होता है, उसकी भी स्टडी की जाती है। ये सब इसलिए बोला, ये सब साइंटिफिक स्टडी है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला टाइम स्टडी, क्या है टाइम स्टडी। Now we need the technique of observing and recording the time taken by an employee to complete a given task. एक टास्क को, एक जॉब को, एक जो काम दिया है उसको कितना समय लगता है, ये हम लोगों को देखना है। और ये एक एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, समझो 5 एम्प्लॉयज को काम पे लगा है, कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन काम जल्दी कर रहा है और अच्छी तरह से कर रहा है, कौन काम बहुत देर से कर रहा है, बहुत देर लगा रहा है। तो हम लोग को तुरंत ये नहीं कंक्लूजन निकालना वो आलसी है, इज अ लेजी, ऐसे नहीं। हम लोगों को स्टडी करना चाहिए उसके बारे में, इस काम में उस पर्सन को क्या दिक्कत आ रही है, जिसका परफॉर्मेंस पुअर। सो इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क, बराबर। तो उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करना, उसका रिकॉर्डिंग करना। विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमिन्ड, बराबर। अब टाइम स्टडी करके बराबर कितना टाइम लगता है हमारे एम्प्लॉयज को, उसका हमारे पास डिटेल होगा, उसका हमारे पास रिकॉर्ड। So now it is the technique and recording of time spent by employee to complete a given task. With the help of time study, the precise time required for each element of work is determined. कि हर एक काम के लिए कितना टाइम लगता है, ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। Now it is a technique used for fixing the standard time required to do a particular task. एक टास्क के लिए, एक काम के लिए हर एक एम्प्लॉय को कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, ये देखने का काम इसमें होता है। Under given condition, जो भी condition है उसका हालत। Now it is useful to measure the efficiency of an employee and to control the cost of work. It is useful to measure the efficiency. So employees का efficiency इसमें measure किया जाता है कि अभी जैसे समझो 5 लोगों को हम लोगों ने काम करने के लिए दिया, समझो कोई मशीन ऑपरेटिंग कर रहा है, ऐसे समझो, तो उसमें से 3 एम्प्लॉयज मस्त काम करते हैं, उनका टाइम से पहले ही काम हो रहा है, ये टाइम से समय पर काम हो रहा है और उनका आउटपुट अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। 2 एम्प्लॉयज है, उनका टाइम पे काम नहीं है, उनका परफॉर्मेंस या आउटपुट एकदम लो है, तो ऐसे में ऐसा नहीं कि 2 लोगों को निकाल दो, बराबर, वो 3 अच्छा काम कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको रखो और 2 लोगों को निकाल दो, ऐसा नहीं। बल्कि इनमें क्या कमियां है, जब क्या उनको काम में प्रॉब्लम आ रहा है, टाइम के ऊपर क्यों कर नहीं पा रहे हैं, ये देखने का और उसका सॉल्यूशन ढूंढने का, ये काम इसमें होगा। सो दैट इज नथिंग बट द टाइम स्टडी। नाउ सेकंड वन, मेथड स्टडी। नाउ देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। अभी कोई भी काम करने का हर एक का मेथड, हर एक का मैं आपको तरीका अलग अलग होता है, भले काम वही है लेकिन मेरा तरीका अलग रहेगा, तुम्हारा तरीका अलग रहेगा काम करने का। So, various methods of completing the task. For best quality and cost-effective use, cost-effectiveness. Identifying the best method of doing a particular job is very important, but challenging to task for manager. For best quality and cost-effective, अच्छा quality work होना चाहिए, अच्छा quality output और production होना चाहिए, उसके बाद cost-effective, सस्ते होना चाहिए। तो इसके लिए आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड, इसके लिए कौन सा हम लोगों को पहचान करना पड़ता है कि कौन सा मेथड बेस्ट है, काम करने का तरीका कौन सा सबसे अच्छा है। डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब और कोई भी काम करते समय इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट चैलेंजिंग, क्योंकि मैनेजर हमेशा हर एक चीज को जांच नहीं सकते, हर एक चीज का मेजरमेंट नहीं कर सकते, मेजरमेंट मेंटल मेजरमेंट, बराबर, कि हाँ इस तरीके से काम अच्छा था, इस तरीके से काम अच्छा नहीं होगा, इस तरीके से हमारा पैसा ज़्यादा बचेगा, इस तरीके से हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, इस तरीके से हमारे वेस्टेजेस कम होंगे, इस तरीके से हमारे वेस्टेजेस ज़्यादा हो सकते हैं।
ये सब आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है, इतना सिंपल नहीं है, बराबर। ये कम मैनेज करते हैं। नाउ उसके लिए क्या करने को, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या ऐसा मेथड ढूंढो काम करने का जिससे टाइम, समय बचे। टाइम इज मनी, क्या है, टाइम इज मनी, सो वेस्टेज ऑफ टाइम शुड बी रिड्यूस। उसके बाद रॉ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, तो कंपनी को नुकसान होगा। उसके बाद एंड इंप्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज एज पर द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है कंपनी में, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन-मेड रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। नाउ इट हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग द methods for handling the raw material, transportation, inspection, etc. इट हेल्प इन डिटरमिनिंग द कौन सा मेथड हम लोगों को यूज करना चाहिए, कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा मेथड हमारे पैसे की, टाइम की, सब चीज़ों की बचत करता है। और हैंडलिंग रॉ मटेरियल को कैसे हम लोगों का हैंडल करना चाहिए, बराबर, उसको कैसे हम लोगों को वेस्टेजेस कम करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसा एफिशिएंट होगा, बराबर। उसके बाद इंस्पेक्शन, हर एक चीज़ का इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन बैच आती है, जैसे प्रोडक्शन होता है ना, उसका समझो 100 चीज़ों का प्रोडक्शन, उसकी बैच आती है, तो उसका क्लोजली से इंस्पेक्शन करना, कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया है, बराबर। उसके बाद स्टोरेज, उसका स्टोरेज भी अच्छी तरह से होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक यानी क्या होता है, स्टोरेज ही तो होता है। तो ये सब देखने का मेथड स्टडी होता है, और सबसे बेस्ट और सुटेबल मेथड अडॉप्ट किया जाता है। नाउ मोशन स्टडी, the study of required motion means movement of an employee as well as a machine while completing a particular task is very important. The study of required motion, अभी motion किसका, एम्प्लॉयज का, और मशीन का भी मोशन। मोशन यानी क्या, गति, मोशन यानी गति, किस गति से वो लोग काम कर रहे हैं, और बॉडी का भी मोशन होता है, किस तरीके से वो अपने शरीर का भी, शरीर को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन भी किस तरीके, किस गति से और कैसे चल रही है, उसको बोलते हैं मोशन। सो मोशन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी काम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। अननेसेसरी, जो अननेसेसरी मोशन है, जिस मोशन से हमारा परफॉर्मेंस कम होगा, टाइम ज़्यादा होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगी, वो मोशन कम करनी चाहिए, बराबर, चाहे मशीन में हो चाहे एम्प्लॉय में यानी इंसान में, बराबर। ऐसे मोशन, ऐसी गति, ऐसी गतिविधियाँ कम होनी चाहिए, बराबर, चाहे वो शरीर की हो चाहे वो मशीन की हो, बराबर। सो आई एम फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, और कौन सा मोशन अच्छा है, कौन सी गतिविधि है, शरीर की हो चाहे मशीन की हो, जिससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, काम टाइम में पूरा होगा, वेस्टेज कम होंगे, और प्रोडक्शन क्वालिटी में होगा, और टाइम के होगा, अच्छा होगा। It also helps in improving the efficiency of employee. Employees की भी efficiency उससे बढ़ती है। Now, motion technique is used to know whether some elements of a job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of work. बराबर, कि some elements of a job can be eliminated. कुछ जो motion study जब हम लोग करते हैं, जैसे जब हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ, बराबर, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट हम लोग कम करेंगे, जिससे कंपनी का नुकसान हो, जिससे टाइम ज़्यादा लगता हो, जिससे काम में डिफेक्ट होता हो या वेस्टेजेस होती हो, और ऐसी ही गतिविधियाँ मशीन में भी हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क, और इसी तरह से काम अच्छी तरह से स्मूथली हो। नाउ फटीग स्टडी, क्या बोलेंगे, फटीग स्टडी, बराबर। Generally, long working hours without sufficient breaks, target pressure, heavy working tools, and poor working conditions are the physical and mental fatigue. ये याद है, बराबर। क्या भी देखो, किसी को 8-8 घंटे काम करने को नहीं, और हम लोगों ने उसको ब्रेक्स ही नहीं दिया, बेचारे को 10 मिनट चाय पीने के लिए, थोड़ा सा स्नैक्स खाने के लिए, थोड़ा सा आराम तो मिलना चाहिए, कम से कम 2 घंटे में, बराबर, 10-15 मिनट का तो ब्रेक मिलना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली काम करते जा रहा है तो ऑब्वियसली थक जाएगा, मेंटली भी फिजिकली भी। सो ये फटीग स्टडी में होता है कि क्यों आदमी थक जाता है, क्यों थकने जैसा होता है, ब्रेक्स क्यों लेना जरूरी है। सो विदाउट सफिशिएंट टारगेट प्रेशर, ये टारगेट अचीव करना है, हमको गोल्स अचीव करना है, हमें उतना प्रोडक्शन करना है, ये टारगेट का प्रेशर नहीं होना चाहिए।
हेवी वर्किंग टूल्स, कुछ वर्किंग टूल्स जिन्हें हथियार होते हैं, हथियार मारने के लिए बल्कि काम करने के लिए, वो बहुत वजनदार होते हैं, वो उठाते उतरते वर्कर या जो एम्प्लॉय थक जाता है बेचारा और जल्दी थक जाता है। एंड पोर वर्किंग कंडीशन, वेंटिलेशन नहीं है अच्छा, बहुत गर्मी है, मशीनरी से कुछ धुआं निकल रहा है, मशीनरी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, बराबर, या मशीनरी में हमेशा ब्रेक डाउन हो रहा है, बराबर, या मशीनरी बहुत हेवी है, ऐसे में क्या होगा, पोर वर्किंग कंडीशन बोलते हैं उसको, अच्छा वेंटिलेशन नहीं है, बराबर, ठंडा नहीं गर्म होना है तो ऑब्वियसली ज़्यादा गर्मी होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा क्या होगा, स्वेटिंग होगा, तो ऑब्वियसली आदमी जल्दी थक जाएगा। सो रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, तो इससे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होती है, फटीग हो जाता है, फटीग यानी क्या, थक जाता है। It has an adverse effect on the health and efficiency of the employee और एम्प्लॉयज की हेल्थ के ऊपर, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, उसके ऊपर बुरा असर होता है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसकी कुशलता, उसका जो है स्किल्स कम हो जाते हैं। The study of fatigue and stress to reduce the level of fatigue is very important to maintain operational efficiency. इसीलिए ये फटीग क्यों होती है, क्या प्रॉब्लम है कम करने में, बराबर, अच्छा वेंटिलेशन है क्या, अच्छी मशीनरी है क्या, बराबर, इक्विपमेंट और टूल्स कौन से हैं, वजनदार नहीं होने चाहिए, ये सब देखने का काम है, उसमें ये स्टडी ऑफ फटीग करते हैं। एंड स्टेप टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फटीग, क्यों फटीग कम करें, फटीग हम लोग निकाल नहीं सकते, बराबर, थकान जो है हमेशा हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते, हम लोग भी इंसान है, भले कितना भी अच्छा बोलते हैं माहौल हो काम करने के कंपनी में, फिर भी हम लोग 8-10 हमारा लिमिट है, लिमिट के बाद हम लोग थक जाएंगे, सो ऑब्वियसली उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो एम्प्लॉय अच्छी तरह से काम करते हैं। नाउ सेकंड वन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट,